नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। इन 2 सालों में सरकार का कामकाज कैसा रहा, कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां सामने आई और सबसे बड़ी बात कि सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी, इन सब सवालों पर हम केंद्र सरकार के मंत्रियों से लगातार खास बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में, इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु। सुरेश जी हिंदुस्तान के पहले ऐसे रेल मंत्री हैं जिन्होंने अपने रेल बजट में किसी नई ट्रेन का ऐलान नहीं किया, बल्कि मौजूदा ट्रेनों में सुविधाएं बढ़ाने और रेल नेटवर्क की ताकत बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया। सियासत में उतरने से पहले सुरेश प्रभु पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। तो आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं कि सरकार के 2 सालों का अकाउंट क्या कहता है। रेल मंत्रालय की क्या क्या उपलब्धियां रहीं, रेल मंत्रालय ने अब तक इन 2 सालों में क्या कुछ किया, बुलेट ट्रेन के बारे में कई सवाल जो कि सुरेश प्रभु से हम पूछेंगे। सुरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे ही वो हमसे कनेक्ट होते हैं, हमें सुन पाते हैं, हम उन्हें सुन पाते हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। सफाई पर हम बात करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर कितना सक्सेसफुल रहा, ट्रेनों के अंदर कितना सफल रहा, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने कहा, सुरेश प्रभु ऐसे पहले रेल मंत्री हैं जिन्होंने किसी नई ट्रेन का 2 बजट भाषणों में ऐलान नहीं किया। हम पूछेंगे कि ऐसा करके उन्होंने सही किया या गलत किया, उन्हें क्या लगता है, क्योंकि सुरेश प्रभु ने साफ तौर पर यह कहा था कि मौजूदा रेलें जो चल रही हैं देश के अंदर, हम उन्हीं में सबसे पहले उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाएंगे, उनके रखरखाव में हम सुधार लाएंगे, अंदर और बाहर से उनकी देखभाल में हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर पाएं। अनुराग मुस्कान। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। इन 2 सालों में सरकार का कामकाज कैसा रहा, कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां सामने आई और सबसे बड़ी बात कि सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी, इन सब सवालों पर हम केंद्र सरकार के मंत्रियों से लगातार खास बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में, इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु। सुरेश जी हिंदुस्तान के पहले ऐसे रेल मंत्री हैं जिन्होंने अपने रेल बजट में किसी नई ट्रेन का ऐलान नहीं किया, बल्कि मौजूदा ट्रेनों में सुविधाएं बढ़ाने और रेल नेटवर्क की ताकत बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया। सियासत में उतरने से पहले सुरेश प्रभु पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। तो आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं कि सरकार के 2 सालों का अकाउंट क्या कहता है। रेल मंत्रालय की क्या क्या उपलब्धियां रहीं, रेल मंत्रालय ने अब तक इन 2 सालों में क्या कुछ किया, बुलेट ट्रेन के बारे में कई सवाल जो कि सुरेश प्रभु से हम पूछेंगे। सुरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे ही वो हमसे कनेक्ट होते हैं, हमें सुन पाते हैं, हम उन्हें सुन पाते हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। सफाई पर हम बात करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर कितना सक्सेसफुल रहा, ट्रेनों के अंदर कितना सफल रहा, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने कहा, सुरेश प्रभु ऐसे पहले रेल मंत्री हैं जिन्होंने किसी नई ट्रेन का 2 बजट भाषणों में ऐलान नहीं किया। हम पूछेंगे कि ऐसा करके उन्होंने सही किया या गलत किया, उन्हें क्या लगता है, क्योंकि सुरेश प्रभु ने साफ तौर पर यह कहा था कि मौजूदा रेलें जो चल रही हैं देश के अंदर, हम उन्हीं में सबसे पहले उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाएंगे, उनके रखरखाव में हम सुधार लाएंगे, अंदर और बाहर से उनकी देखभाल में हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर पाएं। इस बीच मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर थीम सॉन्ग आया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 2 साल पूरा होने पर मोदी सरकार का थीम सॉन्ग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मोदी सरकार के 26 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे। आज से ठीक 2 साल पहले 16 मई को नतीजे आए थे और 26 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे मोदी सरकार के। इस पर थीम सॉन्ग की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी। और आइए अब सीधे बात करते हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु से।
सुरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं सुरेश प्रभु जी। और सबसे पहले अगर मैं आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो इस वक्त आपके ट्विटर अकाउंट की सर बहुत धूम है। मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि ट्रेन में सफर करते हुए किसी को कोई दिक्कत होगी और आपके ट्विटर अकाउंट पर वो अपनी दिक्कत लिखेगा, उसको वहां दवाई मुहैया हो जाएगी, बच्चे के लिए दूध मिल जाएगा, नेपी मिल जाएगी। रेल मंत्रालय के साथ ये देवदूत की भूमिका कैसे निभा पाते हैं आप ट्विटर पर? देखिए, ये मैं मानता हूं, एक तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है कि जो भी रेल में सफर करता है उसकी जो दिक्कतें हैं, उसकी जो कठिनाइयां हैं, उसको जो किसी तरह का संकट उसके जिंदगी में उस समय कोई खड़ा होता है तो उसको दूर करना, ये मानता हूं रेल प्रशासन का एक कर्तव्य का बात है, वो फर्ज बनता है। इसीलिए मैंने जब रेल मंत्री बनने के बाद मैंने देखने की शुरुआत की कि लोगों की जो शिकायतें आती है वो किस तरह से आती है, कहां से आती है। पहले तो लोग कंप्लेंट रजिस्टर लिखते थे, कंप्लेंट रजिस्टर की दूसरी कंप्लेंट आती, कंप्लेंट रजिस्टर कोई खुलता ही नहीं है। दूसरे खत आते थे लोगों के, तो खत कहाँ जाते थे ये भी नहीं पता चलता था। तो इसलिए मैंने कहा कि आज जो नया जमाना आया है इसमें लोगों को सफर करते समय ही उनकी जो कठिनाइयां हैं वो दूर करने में यदि हम कामयाब रहते हैं तो लोगों को सही मायने में राहत मिल सकती है। इसीलिए हमने कहा कि सफर करने के समय कौन सा ऐसा हैंडल उसके हाथ में होगा जिसका इस्तेमाल वो कर सकता है। इसीलिए हमने आज भी आपको मैं कहना चाहूंगा कि फोन पे ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ईमेल के ऊपर, खत जो आता है उसके ऊपर, और जो अलग अलग जो साधन है उस साधन से जो भी हमारे पास लोगों की शिकायतें आती है उसको काम करने की हम कोशिश पूरी मात्रा में करते हैं। उसकी शुरुआत तो वैसे मैंने की थी, मैं खुद देख रहा था, लेकिन फिर एहसास हुआ कि पूरा इतना बड़ा काम मैं अकेले करते रहूंगा तो शायद मैं रात को नींद कभी सो ही नहीं पाऊंगा, ऐसे होता था। तो इसलिए फिर हमने एक व्यवस्था बनाई है। रेल भवन में एक छोटा सा सेल किया गया है और हर जनरल मैनेजर और हर डीआरएम को ये कहा गया है कि उसका एक ट्विटर हैंडल उसको इस्तेमाल करना है। ये हर ट्विटर हैंडल जीएम और डीआरएम का क्या फीडबैक है उसका डेली फीडबैक भी हम हमारे रेल भवन में मैं खुद लेता हूं। इसीलिए हम ये व्यवस्था बनाई, इसीलिए कि उससे 2-3 लाभ भी है। एक तो लोगों की समस्या हल हो गई, सफर होते होते उसका तो लाभ होता ही है। मैं उसके 2-4 एग्जाम्पल आप यदि चाहेंगे तो मैं देना भी चाहूंगा। बिल्कुल। एक हमारी प्रेग्नेंट बहन वो जा रही थी उसके पति के साथ, इसने उसकी छेड़छाड़ की, 5-6 बच्चे दारू पीकर उसको परेशान कर रहे थे। हमने फौरन, हमारे पास ये शिकायत आने के बाद अगले स्टेशन के ऊपर ये 6-7 बच्चों को हमने पुलिस के साथ में गिरफ्तार करवाया। ऐसी चीज हुई थी, एक जब बच्चों को जैसे आपने कहा दवा नहीं मिल रही थी तो हुई है, लेकिन एक जगह पर कोई पैसे मांग रहा था, टीटी लोगों की शिकायत थी, हमने कहा उसका ऊपर आप एविडेंस भेजिए। जब एविडेंस आ गया तो अगले स्टेशन के ऊपर उसको हमने चार्जशीट करके भी कर दिया। तो ये इस तरह की करने से 2-3 लाभ होते हैं। एक तो लोगों को राहत मिल जाती है, साथ ही में हमको भी इस बात का पता चलता है कि ये जो कंप्लेंट्स आ रही है ये क्या एक ही एरिया से आ रही है कि जैसे कि एक राज्य से आ रही है, एक स्टेशन से आ रही है, या किसी सेक्टर से आ रही है, जैसे कि खान पान सेवा से आ रही है या किसी रिजर्वेशन सेवा से आ रही है। तो उसमें भी व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए भी हमें उसका लाभ होता है और साथ ही में लोगों को फौरन राहत भी मिल जाती है। तो मैं मानता हूं ये बहुत ही आवश्यक चीज है, उसका लाभ भी रेल को हुआ है। हम कस्टमर सर्विस को उसके कारण सुधार लाने में भी कामयाबी में लगे हुए। तो मुझे लगता है सभी का एक लाभ रेल को भी हो रहा है, बिल्कुल समाज को भी हो रहा है, काम करने वाले यात्रियों को भी हो रहा है। बिल्कुल, बेशक हो रहा है। आपके ट्विटर हैंडल से जो लोग जुड़े हैं उनको फायदा ही हुआ है, उनकी समस्या दूर हुई है। सुरेश प्रभु जी, कुछ लाइनें मैं पढ़ रहा हूं यहां पर, कुछ नया जोड़ना होगा, कुछ पुराना तोड़ना होगा, कुछ इंजन बदलने होंगे, कुछ पुर्जे रिपेयर करने होंगे, कुछ ताकतें दिखानी होंगी, कुछ कमजोरियां मिटानी होंगी, कुछ रास्ते बदलने होंगे, कुछ दिशाएं खोलनी होंगी। आपको याद होंगी ये लाइनें आपके पहले बजट भाषण की ही लाइनें हैं। सवाल यह है कि इनमें से कितनी बातों पर सुरेश प्रभु जी अमल हो चुका है इन 2 सालों में? बिल्कुल, देखिए हर बात के ऊपर हमने अमल करने की शुरुआत की है। 139 ऐसे बिंदु है जिसके बारे में पिछले बजट में मैंने कुछ कहा था। हर 139 चीजों के ऊपर काम करने की हमने शुरुआत की है। मैं नहीं कहता हूं कि काम पूरा हुआ है, क्योंकि कुछ काम करने के लिए भी कुछ समय लगता है। बिल्कुल, जैसे कि नई लाइन आपने डालने की शुरुआत की तो नई लाइन डालने के लिए 3 साल लग सकते, तो लेकिन उसकी शुरुआत हुई है। तो मैं मानता हूं ये आपने जो बहुत अच्छा पढ़ा है, मेरे को याद भी दिलाया, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और आपको मैं बिल्कुल वादा करना चाहता हूं कि जो भी हमने कहा है उसके ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। ये मेरा बिल्कुल दावा नहीं है कि हमने पूरी परिवर्तन लाया, क्योंकि मैं भी
आनंदी हूं लेकिन समाधानी नहीं हूं। जी जी। आनंद इस बात के लिए हूं क्योंकि काम करने की शुरुआत हुई है, समाधान इसके लिए नहीं है क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जब अनुराग जी आपके चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन हर यात्री के चेहरे पे जब मुस्कान आएगी जी, तो मुझे लगता है उसका अनुराग मैं सही माने में ले पाऊंगा। बिल्कुल। तो हर आदमी के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये मैं मानता हूं अनुराग जी मेरा एक लक्ष्य है, उसको काम करने की कोशिश में लगे हुए। बेशक आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, ऐसी हमारी भी शुभकामना है। सुरेश प्रभु जी, आपने रेलवे की बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए 15-16 का जो बजट था वो 8,50,000 करोड़ की पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया था। अब आपने कहा था कि वित्त मंत्रालय से हम पैसा नहीं लेंगे, बल्कि हम जो है वो रेलवे के संसाधनों को ही टैप करेंगे और उसके जरिए से ही ये रकम जुटा पाएंगे। 2 साल सुरेश प्रभु जी हो चुके हैं, अगर मैं अनुमान लगाऊं तो 3,40,000 करोड़ का निवेश अब तक हो जाना चाहिए था। क्या ये हुआ है, और अगर हुआ है तो किस योजना पर हुआ है? प्राथमिकता के आधार पर कौन सी वो योजना आप बताना चाहेंगे? 8,40,000 करोड़ रेल में पूरी तरह से परियोजनाओं को लाने का 8,40,000 का लक्ष्य है जी। उसमें 85,000 करोड़ रुपया हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का है। 1,00,000 करोड़ रुपया हम लोग जो अभी हाई स्पीड रेलवे बना रहे उसका है जी। 40,000 करोड़ रुपए के हम लोगों ने डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिए हैं। साथ ही में हमारे रेल बजट से ही पिछले साल में 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा हुआ है। ये साल में 1,21,000 रुपया भी खर्चा होगा जी। साथ ही में स्टेशन डेवलपमेंट का जो काम हमने शुरू किया है उसमें भी जो निवेश होगा वो भी इसी तरह से होगा। हमने वैगन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी जो ऑर्डर दिए हैं वो भी निवेश के रूप में ही रेल के काम के लिए आएंगे। तो मैं समझता हूं 8,50,000 करोड़ रुपया रेल के बजट से नहीं आएगा, लेकिन 8,50,000 करोड़ रुपया रेल के निवेश के लिए आएगा। साथ ही में हमने एक अच्छा कदम उठाया ये साहब, और आपको मैं कहना चाहता हूं पहला समय है कि इस तरह का कदम उठाया गया। राज्यों के साथ में हमने साझेदारी की है। हमने कहा था कि 16 राज्य सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम हमारे साथ में काम करिए। मुझे कहने के लिए खुशी है कि एक ही राज्य महाराष्ट्र राज्य, उनके साथ में हमारी 21 अप्रैल को जो मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके सभी अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। इसमें यह तय हुआ है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में जो प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन करेगी उसका जो हमने निकाला है वो 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उसमें 50%, अभी उसमें किस तरह का मॉडल बनेगा, डेट इक्विटी रेशियो होगा। इक्विटी जो होगी वो % हम देंगे, इक्विटी 50% राज्य सरकार देगी। जो डेट का कंपोनेंट है वो डेट का कंपोनेंट वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऐसे लोगों से भी आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये भी एक निवेश में ही गया। तो एक हम आपको कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ये 8,50,000 करोड़ से भी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये जो लक्ष्य है हमारा वो पूरी मात्रा में पूरे करने के लिए इसके लिए जरूरी है क्योंकि रेल में हम निवेश नहीं करते तो रेल की आज की जो स्थिति है वो और बिगड़ सकती है। जैसे कि हमने देखा कि चीन ने हर साल जो आप अभी लक्ष्य आपने मैंने बताया 5 साल का, उससे भी ज्यादा रकम हर साल चीन ने अपने रेल में निवेश की थी। उसका नतीजा ये हुआ कि आज चीन विश्व की एक अच्छी रेल बन पाई। हमने पिछले 20-25 साल में रास्ते पे ज्यादा निवेश किया, रेल में कम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि रेल का नेटवर्क बढ़ते गया, रेल का नेटवर्क नीचे जाते गया, रेल से जो कार्गो थे, पैसेंजर थे वो रोड की तरफ चले गए, हमारी आमदनी भी कम हुई और इस सभी चीजों को एक विशेष साइकिल में बदल गया। उसको वर्चुअस साइकिल बनाने के लिए रेल में निवेश करना होगा। रेल में निवेश करने के साथ साथ रेल का आधुनिकीकरण करना होगा, साथ साथ में अच्छी तो सुरेश जी, क्या उसके लिए प्राइवेट कंपनियों की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है? को सुधारना होगा। सुरेश जी, क्या प्राइवेट कंपनियों की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है? क्योंकि एक आम सवाल हो सकता है कि भाई पीपीपी की मदद से अगर नेशनल हाईवे बन सकता है तो रेल की पटरियां भी बिछाई जा सकती हैं। कहीं से कुछ प्रपोजल वगैरह आया है क्या औद्योगिक घरानों से, देश विदेश के? बिल्कुल सही है आपका। इसीलिए हम जो स्टेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्टेशन डेवलपमेंट पीपीपी मॉडल पे किया जा रहा है। हम लोगों ने जैसे भी कहा भी वैगन मैन्युफैक्चरिंग है वो भी पीपीपी मॉडल पे ही निजी लोग ही कर रहे हैं। हमारे जो डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वो भी एक पीपीपी मॉडल है। तो मैं मानता हूं पीपीपी की जरूरत इसीलिए है क्योंकि रेल के पास इतने पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है जितने निवेश किए जा सकते। हमारी सरकार की भी जो आज एक मजबूरी है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में रखना होगा, हमारे सोशल सेक्टर के ऊपर भी निवेश करना होगा, यानी सभी चीजों को ऊपर ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है ये भी आवश्यक है कि हम लोग निजी क्षेत्र के साथ में पीपीपी मॉडल के तहत और भी काम करें। तो उसका लाभ आम जनता को ही मिलेगा क्योंकि आम जनता को ही वो सेवा मिलेगी जो सेवा इस निवेश के कारण तैयार की जाएगी। बेशक
बुलेट ट्रेन पर आपसे मैं बात करने के लिए बहुत बेसब्र हूं। बड़ा बेसब्री से बुलेट ट्रेन का इंतजार भी किया जा रहा है सुरेश प्रभु जी, और उसे लेकर कई आशंकाएं भी हैं लोगों के मन में। अभी लोग ये सोच रहे हैं कि लोगों को ढोने के लिए तो पर्याप्त ट्रेनें और बोगियां हैं नहीं, तो बुलेट ट्रेन आ रही है, ऐसे में तो कैसे मैनेज हो पाएगा। मैं कोट करना चाहूंगा, विवेक देबरॉय जैसे अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि जितने पैसे में आप एक बुलेट ट्रेन चलाएंगे उतने में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा। क्या आप मानते हैं कि बुलेट ट्रेन भारत के लिए जरूरी है, और अगर जरूरी है तो कब तक मिलेगी सर? देखिए, एक तो सबसे पहले मैंने जानता हूं कि विवेक देबरॉय जी ने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये बुलेट ट्रेन के लिए जो धन आ रहा है वो जापान से पूरी मात्रा में सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल पे ले आ रहा है जी। इसके लिए यदि वो धन हम लोग बुलेट ट्रेन नहीं करते तो धन भी नहीं आएगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि बुलेट ट्रेन नहीं करेंगे तो वो धन हमें पास उपलब्ध है जो धन और सेवा में लगा सकते हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि वो पैसा है। यदि पैसा नहीं है तो बुलेट ट्रेन नहीं है, बुलेट ट्रेन नहीं है तो पैसा भी नहीं है, तो इसके लिए पैसा दूसरी जगह में नहीं लगाया जा सकता जी। तो मुझे लगता है इस बात को हमको याद में रखना होगा। और साथ ही में जापान जैसी सरकार ने हमें जो पैसा दिया है 50 साल के, इसमें 0.1% इंटरेस्ट, वो पैसा दूसरे काम के लिए यदि नहीं देते, यदि हम बुलेट ट्रेन उनसे नहीं लेते, तो बुलेट ट्रेन के लिए पिछली सरकार ने, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करने का फैसला किया था। इंटरेस्ट वो पैसा दूसरे काम के लिए यदि नहीं देते, यदि हम बुलेट ट्रेन उनसे नहीं लेते, तो बुलेट ट्रेन के लिए पिछली सरकार ने, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करने का फैसला किया था। उसको आगे लेते हुए हम लोगों ने इस तरह से निगोशिएट किया कि पूरे रेल का नेटवर्क जो है उसमें सेफ्टी बढ़ाने के लिए, सेफ्टी की एस्पेक्ट जो है, आम जनता जिस रेल से सफर करते हैं उसमें सुधार लाने के लिए काम करना चाहिए। ये करने के लिए हमने जापान के साथ में समझौता किया। वो समझौता सिर्फ बुलेट ट्रेन से सीमित नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरी मात्रा में रेल में सफर में हो। हम लोग पूरी तरह से रेल का विकास के लिए जो पैसे की जरूरत है, बजट से जो पैसा आता है, वो हम पूरी मात्रा में आम जनता के लिए लगा रहे हैं। बिल्कुल, यानी आम जनता में लगाने के लिए बुलेट ट्रेन आएगी, इसके लिए कोई कमी नहीं हो रही है। और साथ ही में बुलेट ट्रेन पहले तो आई थी नहीं, 2-3 साल पहले, तो 2-3 साल पहले भी रेल की हालत इतनी खराब थी, वो बुलेट ट्रेन की वजह से नहीं थी जी। उसमें निवेश नहीं था, उसके लिए खराब थी जी। तो निवेश करने के लिए अच्छा, बुलेट ट्रेन की वैसे आप बात कर रहे हैं सुरेश जी, बुलेट ट्रेन आने से डाइवर्ट नहीं होगा जी। हम, लेकिन आपको नहीं लगता कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन पर पहले फोकस किया जाना चाहिए था? दिल्ली आगरा सेक्शन में कई बार, यानी लालू जी के समय से इसका ट्रायल चल रहा है, आप लोगों ने भी आधा दर्जन ऐसे रूट आइडेंटिफाई किए हैं, उन पर भी कुछ प्रोग्रेस है क्या? अरे उसी के ऊपर तो प्रोग्रेस हो रहा है। आपने देखा कि दिल्ली आगरा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो गतिमान एक्सप्रेस है उसकी शुरुआत तो हम लोगों ने की। हम लोग अभी बहुत ही जल्द सेमी हाई स्पीड रेलवे दिल्ली चंडीगढ़ जैसे बीच में अलग अलग जगह पर हम लोग सेमी हाई स्पीड रेलवे का भी हमने काम शुरू किया है, उसके ऊपर भी काम होगा। मैंने बजट स्पीच में तेजस की बात की है, तेजस भी एक सेमी हाई स्पीड रेलवे ही होगी। उसके लिए भी बड़ी मात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों में भी हम उसको चलाएंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में एक कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूरा, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो पूरी मात्रा में अटेंशन है, वो आम जनता की सुविधाओं को ठीक करने के लिए, और आम जनता को सुविधा को ठीक करना हमारी ये प्राथमिकता है। और उसके कॉन्फ्लिक्ट कोई दूसरे चीज से नहीं आता, तो उसको हम जारी करने के लिए पूरी मात्रा में प्रतिबद्ध है और काम में लगे हुए हैं जी। एक सुरेश प्रभु जी, 2 साल में कंफर्म टिकट मिलने की दिक्कत दूर नहीं हो पाई, आम जनता इससे बड़ी त्रस्त है। देखिए, इसकी वजह क्या है, बुनियादी वजह आपको देखना होगा। ये पहले भी कंफर्म टिकट नहीं हो रही थी, और आज तो हमने जितनी मात्रा में लोगों की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में टिकट नहीं मिल रहे, क्योंकि उतने हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। इसके लिए हमने जो कदम उठाए, हमने बजट स्पीच में भी कहा है कि हम हर गाड़ी को 2 से 4 दीनदयालु डिब्बे लगाएंगे, ताकि लोगों को उसी गाड़ी में जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफर करने की जरूरत होती है, उसमें ज्यादा एक ऑगमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी भी हो जाएगी। साथ ही में हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि आगे आने वाले दिनों में जो ऑगमेंटेशन का काम, ये ऑगमेंटेशन का काम यदि हम 10 साल पहले करते तो आज हम नई गाड़ियां भी छोड़ सकते थे, लेकिन जो आज गाड़ियां चल रही है वो समय पे नहीं चल पाती है, बहुत सारे, खास करके यूपी बिहार में, क्योंकि वहां पे जो बड़ी मात्रा में कंजेशन है, 150% से ज्यादा ट्रैक का यूटिलाइजेशन है, और इसीलिए इसको दूर करने के लिए ऑगमेंटेशन की जरूरत थी। हमारे पूरा लक्ष्य
यदि आप पूछेंगे कि मैंने 2 साल में क्या किया, तो हमने पूरा लक्ष्य इसी पे लगाया हुआ है कि किस तरह से जहां लोगों को ज्यादा जरूरत है, यूपी बिहार जैसे राज्यों में, वहां किस तरह से ज्यादा टैक्स का ऑगमेंटेशन हो, ताकि 2020 तक हमें पूरा विश्वास है कि लोगों को आज जो जिस तरह से लोगों को वेट करना पड़ता है, वो टिकट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल, बुलेट ट्रेन और सेमी बुलेट ट्रेन जो है वो ऑपरेशनल कब से होगी सुरेश प्रभु जी? काम करें। नहीं, तो बुलेट ट्रेन के 2023 का लक्ष्य है, वो जापान सरकार और केंद्र से, अभी भी हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर पाणिग्राही जी कल ही जापान जाके आए हैं जी, तो उसमें वो काम, उसके बारे में निगोशिएशन वगैरह सब चल ही रहा है। 2023 तक काम करने का लक्ष्य है। चलिए, आपने 2 साल के अपने रेल मंत्रालय के और मोदी सरकार के कामकाज पर हमसे बात की। सुरेश प्रभु जी, आप पहले रेल मंत्री हैं जिन्होंने 2 रेल बजट में कोई नई ट्रेन नहीं दी। लोग बेशक इससे नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो सुविधाएं आप देने की बात करें, अगर आपने वो सुविधाएं दे दी तो बेशक लोगों की नाराजगी न रहेगी, और होगी भी तो दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सुरेश प्रभु जी। सुरेश प्रभु जी की साथ इस खास मुलाकात